ओके सो बच्चों वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे अपना यूट्यूब चैनल PGMN में। और अभी हम पढ़ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे चलते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ओवेरियन डेवलपमेंट हो रहा है और फिर कितने उसमें कितने फॉलिकल्स थे, कितने बचे, फिर प्यूबर्टी तक। लास्ट में हमारे पास नंबर बचा था 40,000 ही फॉलिकल्स बचे थे। अभी आपको पता होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज पेयर में प्रेजेंट होती है और एक प्रोसेस होता है फीमेल रिप्रोडक्शन में, दैट इज नोन एज द मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है? जब कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ चल जाती है या फिर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है और अब वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। उस टाइम पे स्टार्ट होता है मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुएशन। इसे कहा जाता है मेनार्च। मेनार्च यानी मेंसेस का स्टार्ट होना, ठीक है। एंड अभी जब एक पेयर होता है हमारे पास ओवरीज का, यानी कि ओवरीज होते हैं 2 इन द नंबर, ठीक है। यहाँ पे हर मेंसेस के टाइम पे या फिर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल आता है फ्रॉम एवरी ओवरी, ठीक है। कभी अगर इस बार इस महीने में वो लेफ्ट वाले से आया है तो नेक्स्ट वाले में वो राइट से आएगा। इस तरह वो अल्टरनेटिवली काम करते रहते हैं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल ओवरी से बाहर आता है, देन फिर वो डेवलप होता है वहाँ पे, और फिर अगर वहाँ पे स्पर्म आ जाता है देन वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके प्रेगनेंसी हो जाती है। बट अगर वहाँ पे स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन ये वहाँ से ही ब्लीडिंग स्टार्ट कर देता है और फिर यूटेरस के एंडोडर्म के साथ फिर वो बाहर आने लगता है। और इसी ब्लीडिंग वाले स्टेज को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जो कि 28 डेज का होता है, ठीक है। अभी ये एक लास्ट पार्ट बचा है हमारा अबाउट द ओवरीज, एंड देन इसके बाद में फिर हमें नेक्स्ट वाला पोर्शन स्टार्ट करना है अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल, जो कि ज़्यादा डिटेल में होने वाला है। ओके, देख लेते हैं इसमें क्या है। ओके, एक वर्ड है दैट इज नोन एज एटरेशिया। एटरेशिया का मीनिंग होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल ड्यूरिंग द ग्रोथ के ड्यूरिंग जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स थे, जैसे कि हमने देखा कि पहले तो 2 मिलियन थे, फिर वो हाफ हो गए 1 मिलियन, देन फिर जब तक कि कोई बेबी प्यूबर्टी तक जाती है लड़की, देन उस टाइम तक वो सिर्फ 40,000 ही बचे थे। एंड इसी डिस्ट्रक्शन को कहा जाता है एटरेशिया। देन इसके बाद में हमें देखना है ग्राफियन फॉलिकल। अभी ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो बचे हैं ना, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ये डेवलप कर लेते हैं अपने आप को। ये होता है प्यूबर्टी के ऑनसेट में, यानी कि 13 ईयर्स के आसपास, ठीक है। यानी जब लड़की 13 साल की होती है उस टाइम के आसपास ये वाला प्रोसेस होता है। जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बचे थे, अभी इनका डेवलपमेंट स्टॉप हो गया था, बट अभी जैसे ही वो 13 साल तक जाता है लड़की, देन फिर प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, और जो मैच्योर होने के बाद प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स को ही ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। और ये सब चेंज होने वाले हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, या फिर 13 साल की एज में। फिर अभी क्या होता है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो 2 ओवरीज है, इन दोनों में से 1 बाय 1 अल्टरनेटिवली हर महीना आती है। देन ईच साइकिल में ये वापस यही कहा है कि फिर दोनों भी ओवरीज मिलके 1 बाय 1 अल्टरनेटिवली मेंस्ट्रुअल साइकिल को ग्राफियन फॉलिकल देते हैं। देन अभी जो मेनार्च है, मेनार्च का मतलब होता है कि बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जनरली 13 साल की उम्र में हो जाता है। देन मेनोपॉज का मतलब होता है कि स्टॉपिंग ऑफ दैट साइकिल, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये स्टॉप हो जाता है, और ये होता है नियरली 45 to 55 की ईयर के नज़दीक। देन अगर आपने ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया, एक फीमेल लगभग 32 ईयर्स उसके लाइफ के रिप्रोडक्टिव स्टेज में रहती है, यानी कि वो उसके लाइफ के 32 ईयर्स तक, या फिर उसके लाइफ के 32 ईयर्स वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। एंड अभी देखो हर एक महीने में एक ग्राफियन फॉलिकल, या फिर हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे 1 ग्राफियन फॉलिकल डिस्ट्रक्ट हो जाता है, या फिर वो मेंसेस के थ्रू बाहर आता है। इन दिस टाइम द फीमेल विल प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 416 एग्स। अभी ये कैसे, ठीक है। मान लो अभी 28 डेज का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है। इस तरह से अगर कैलकुलेट किया, एक ईयर में, एक साल में नियर अबाउट होते हैं 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ओके अभी हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ग्राफियन फॉलिकल जाने वाला है। सो इस तरह से अगर हमने 32 ईयर्स को लिया तो 32 ईयर्स में हर साल में 13 ग्राफियन फॉलिकल्स जा रहे हैं। सो इसका मतलब है कि 416, इसका मतलब कि इतने, ये जो स्पैन जिसके अंदर वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, इतने वाले पोर्शन में या फिर इतने ईयर्स में सिर्फ 416 ही एग्स उसके पास अवेलेबल है फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो अभी हमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखना है, वो है ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ अ मैच्योर फीमेल, यानी कि एक मैच्योर फीमेल में जो ओवरी होती है इसमें और क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसमें टिश्यूज कौन से हैं, इन सबको डिटेल में देखना है। तो चलिए चलते हैं। ओके, सो ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ अ मैच्योर फीमेल, यानी एक मैच्योर फीमेल में ओवरीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके सेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं इसे ही। अगर मैच्योर ओवरी है देन वहाँ पे क्या होता है, सो इन केस ऑफ मैच्योर ओवरी, यस, oocytes जो होते हैं, oocytes डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस होते हैं ये साइक्लिक होते हैं, यानी वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं। बिकॉज जब मैच्योरिटी आ जाती है इन द फीमेल्स देन देयर इज मेंसेस, जो कि हर महीने या फिर हर 28 डेज पे रिपीटेटिवली होता है। सो दैट्स वाई ओवरी में जो भी चेंजेस होने वाले हैं ये भी कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। ओके, सो दैट्स वाई इसे साइक्लिक कहा गया है, क्योंकि वो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे रिपीट होने वाले हैं। देन कुछ चेंजेस होते हैं जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे दिखाई देने वाले हैं। सो दैट इज, फर्स्ट है मैच्योरेशन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। सो जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल रहने वाले हैं इनका मैच्योरेशन होता है, एंड आफ्टर मैच्योरेशन फिर ये देते हैं फर्स्ट प्राइमरी, देन सेकेंडरी, एंड एट द लास्ट फिर ग्राफियन फॉलिकल मिलता है। अब ये फॉलिकल्स कहाँ से मिल रहे हैं, सो जो पहले हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल था, ठीक है, इनका होता है मैच्योरेशन। ये मैच्योरेशन साइक्लिक होता है, यानी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे सेम मैच्योरेशन वाला प्रोसेस आता है। फिर इसमें होता है पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी, एंड एट द लास्ट फिर ग्राफियन फॉलिकल होता है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल से पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, एंड एट द एंड फिर बनता है ग्राफियन फॉलिकल। अभी ग्राफियन फॉलिकल के बारे में कुछ देखना है हमें, ठीक है। फिर अभी हर प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, वहाँ पे चेंजेस कैसे होते हैं ये देखना। ओके, सो ये एक शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट है। सो अगर आप देख सकते हो देन यू कैन सी इट कि हर प्राइमरी फॉलिकल एक मल्टीलेयर क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल से बना होता है। ओके, देन फिर स्ट्रोमा सेल और कुछ थीका उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और फिर वहाँ से बनता है पहले सेकेंडरी फॉलिकल, देन फिर उसका ग्रोथ होता है उस oocyte का। फिर ग्रैन्युलोजस सेल जो होता है ये उनके नंबर में इंक्रीज होते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4 ऐसे नंबर में इंक्रीज होते हैं। देन फिर यहाँ से जैसे ही ग्रैन्युलोजस सेल डेवलप हो जाता है देन फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ईस्ट्रोजन। फिर जैसे ही ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है देन सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो होता है इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, और ये ग्राफियन फॉलिकल आगे चल के और काफ़ी सारे चेंजेस करने वाला है। ओके, सो इसमें क्या है बस समरी कि जो भी प्राइमरी फॉलिकल है ये मल्टी लेयर क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल से बना हुआ होता है, और इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, फर्स्ट होता है स्ट्रोमा सेल, और उसके ऊपर फिर थीका सेल जो होता है ये डिपॉजिट हो जाता है। फिर ये मिलकर के बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल का ग्रोथ होता है ग्रोथ होता है। फिर ग्रोथ होने के बाद जो ग्रैनुलोसस सेल होते हैं ये अपने नंबर में इंक्रीज करते हैं, यानी इनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है। फिर वहाँ से हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, विच हार्मोन, ईस्ट्रोजन। ये हार्मोन आपको याद रखना, इट इज़ अ फीमेल हार्मोन, ठीक है, ईस्ट्रोजन। सो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन एंड रिलीज स्टार्ट होता है, और फिर अभी जाके बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, जो कि अभी कन्वर्ट हो गया है इन द ग्राफियन फॉलिकल। अभी देखना है कि भाई ये ग्राफियन फॉलिकल क्या उधल पुधल कर रहा है। ओके, सो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि पूछो मत। सो एक्साइटेड में ये क्या कर लेता है ग्राफियन फॉलिकल, जैसे अभी ये जब बनता है सो ये ऐसा मान लो कि ये ओवरी है और ये यहाँ पे बन गया है ग्राफियन फॉलिकल, तो यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठता, ये इस ओवरी के इस वॉल को बाहर की तरफ पुश करता है, प्रेस करता है, मानो कि उसे तोड़ के बाहर आना है बस। ओके, सो सिंपली जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये प्रेस करता है इस नाजुक सी वॉल को जो एक ओवरी की होती है। अब अगर
ये इस तरह से सर्कल या फिर एक हमारा आलमंड शेप का जो ओवरी है, इसको इधर से कंटिन्यूसली वो अगर प्रेस कर रहा है, किसी एक एंगल पे प्रेस कर रहा है, देन क्या हो जाता है, ओवरी का जो शेप है वो इस तरह से बन जाता है। ठीक है, इधर यहाँ पे है आपका ग्राफियन फॉलिकल और वो प्रेस कर रहा है। सो ये इस तरह से दिखाई देता है कि जैसे मानो कि अगर आपका हाथ किसी, आपको कुछ चटका वगैरह लग गया और आपने उसके ऊपर तुरंत पानी डाल दिया, देन वहाँ पे एक छाला आ जाता है या फिर ब्लिस्टर, ओके, छाले को ही ब्लिस्टर कहते हैं। सो उस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। कब बनता है ये वाला स्ट्रक्चर, जब ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के वॉल को एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली प्रेस करता है और वहाँ पे एक ब्लिस्टर की तरह या फिर एक छाले की तरह ओवरी को बाहर से एक एक्सटेंशन या फिर एलिवेशन आ जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है, एक ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है हमारा एग, ओके, जो एग सेल होता है ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है और फिर ये एग जो है ग्राफियन फॉलिकल में से बाहर निकल जाता है और ये होता है एट द स्टेज ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की जब स्टेज आती है, ठीक है, जब ओव्यूलेशन की स्टेज आती है उस टाइम पे क्या होता है, जो एग इनसाइड था ग्राफियन फॉलिकल के, ये ग्राफियन फॉलिकल से बाहर की तरफ निकल जाता है। अभी क्या हो रहा है, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल था, इसके अंदर था एग, अभी ये एग बाहर निकल गया। अभी जब एग बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल कहीं ना कहीं तो ब्रेक होने वाली है। सो मान लीजिए कि ये वाला एग जो है ये बाहर निकल गया, अभी ये जो सेल है ये बस ऐसा टूटा फूटा ही कुछ सेल का पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, सो ये वाला जो पोर्शन इसका बचा हुआ है ये एक टेम्पररीली एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बच्चों, यस, सो एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब होता है, ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर दे देते हैं। ठीक है, इनको कोई भी डक्ट नहीं होती, इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। सो अभी ग्राफियन फॉलिकल में एक एग सेल था, ये एग बाहर निकल गया, अभी उसका जो टूटा फूटा हुआ हिस्सा बचा है, जस्ट एग्जांपल आप कंसीडर कर लीजिए कि आपने एक अंडा लिया है खाने वाला, अंडे को ब्रेक कर दिया, ओके, ब्रेक करने के बाद उसमें का मटेरियल निकाल दिया, अभी आपके पास बचा है छिलका। उसी तरह से यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल का बस छिलका बचा हुआ है। अभी ये वाला जो छिलका बचा हुआ है ये फालतू में नहीं है, ये एक टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, यानी कि कुछ समय के लिए कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा और डायरेक्टली उसे ब्लड के फ्लो में सिक्रीट कर देगा। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और उस बचे हुए छिलके को कॉर्पस लूशियम कहा जाता है। ओके, कॉर्पस लूशियम, इस वाले टर्म को अच्छे से याद रखो। सो कॉर्पस लूशियम क्या होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल में से एग निकल गया और बस छिलका बचा, सो दैट इज नोन एज कॉर्पस लूशियम। सो अभी वहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ओके, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ओके, अभी एग सेल आ गया और अभी ये एग सेल गया है फीमेल के यूटेरस में। यूटेरस में अगर साइमल्टेनियसली या फिर उसी टाइम पे अगर स्पर्म आ गया, देन फिर इन दोनों का फ्यूजन होगा, इस एग का और इस स्पर्म का, और फिर वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है, यूटेरस में एग आ गया है, ओके, बट यहाँ पे स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर इस टाइम पे क्या होता है, ये वाला जो कॉर्पस लूशियम था ये डीजेनरेट हो जाता है और इसे कहा जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स। ठीक है, सो कॉर्पस लूशियम अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन, देन कॉर्पस लूशियम एक वाइट कलर के स्कार में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक वाइट स्कार, और इस वाइट स्कार को ही कहा जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स। और ये कब होता है, अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, देन ये सब होता है। ठीक है, नाउ अभी हमें देखना है उस ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सो इस वाले डायग्राम को आप देख सकते हो, ये आपके बुक में दिया हुआ है। सो ये इंटरनल वाला जो मटेरियल है ये है oocyte है, फिर फीमेल गैमेट जिसके लिए इतना सब काम चल रहा है, यही है भाई वो वीआईपी पर्सन जिसे oocyte कहा गया है, ये है इंटरनल oocyte। ठीक है, अभी देखो इस इंटरनल oocyte के बाहर थोड़ा सा येलो कलर का कुछ ऐसा सेल्युलर मटेरियल दिखाई दे रहा है। सो इसे कहा जाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स। ओके, इसे कहा जाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स। देन उसके बाहर वाला लेयर है
इसे कहा जाता है थीका इंटरना, और थीका इंटरना के बाहर होता है थीका एक्सटर्ना। अभी यहाँ तक आपको इतने बार ये सब वर्ड्स आ चुके हैं कि आपको इसका नाम देख के ही पता लगना चाहिए कि इसे क्या इंडिकेट करना है, ठीक है। अभी जैसे कि थीका एक्सटर्ना का मतलब हो गया कि ये सबसे बाहर वाला लेयर है, थीका इंटरना उसके अंदर वाला लेयर है, ठीक है। और ये बीच वाला है oocyte जो काफ़ी मेन है इन द ग्राफियन फॉलिकल। फिर उसके बाद है ये कोरोना रेडिएटा, यानी क्या है कि oocyte के एग्जैक्टली ऊपर जो सेल का लेयर है इसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। एंड यहाँ पे एक बीच में आपको एम्प्टी पोर्शन नज़र आ रहा होगा जो कि है कोरोना रेडिएटा, और इस ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच वाला पोर्शन, सो इस पोर्शन में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे कहा जाता है लिकर फोलिकस या फिर लिकर फोलिक्यूलाई। सो इसे कहा जाता है एंट्रम। ओके, सो ये है ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। इसे इन शॉर्ट में भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट ग्राफियन फॉलिकल, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद वन बाय वन हम एक एक जो लेयर है इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं। सेल्यूलर थीका इंटरना, थीका इंटरना यानी क्या है, ये जो सेकंड वाली जो लाइन है, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है येलो के एग्जैक्टली बाहर वाला पोर्शन थोड़ा सा ग्रे कलर में दिखाया हुआ है। ओके, सो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि है ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ओके, सो कौन प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन, जो थीका इंटरना वाला पोर्शन है ये प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन। फिर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो सेल्स है, जो इनसाइड के जो सेल्स है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा या फिर ग्रैनुलोसा सेल्स, जो डार्क येलो कलर में आपको ऐसे ब्लैक डॉट्स में दिखाई दे रहे हैं, ये आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और डिस्कस प्रोलिगेरस एंड कोरोना रेडिएटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी डिस्कस प्रोलिगेरस तो आपको यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट कोरोना रेडिएटा यानी क्या है, जो सेल्स डायरेक्टली oocyte के ऊपर चिपके हुए हैं, सिंपल, वो है कोरोना रेडिएटा। ओके, देन एंट्रम वाला पोर्शन यानी जो यहाँ पे एम्प्टी दिखाई दे रहा है पोर्शन, सो इस वाले पोर्शन में एक लिकर या फिर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसे कहा जाता है लिकर फोलिक्यूलाई, ठीक है। ये लिक्विड नेचर में है, दैट्स व्हाई लिकर फोलिक्यूलाई। ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ओविडक्ट, या फिर ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है और इसे ही यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। ओके, अभी ओविडक्ट कौन सा है, अभी आप डायग्राम में देख सकते हो, ये दोनों ओवरीज है और इस ओवरीज के ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, ये और ये वाला, ओके, जैसे कि दो हाथ आ रहे हैं। ओके, सो ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब। अभी ट्यूब या फिर डक्ट का एक ही काम होता है कि किसी एक आधे सामान को इधर से उधर लेके जाना। सो सिंपली ओविडक्ट या फिर जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे, इनका भी काम यही है कि जो एग सेल बन रहे हैं इस एग सेल को ओवरी से लेकर जाना है और कहाँ पे, यूटेरस में लाकर रुका देना है, ठीक है। सो अभी ओविडक्ट क्या करता है और ओविडक्ट कितने होते हैं, सभी को डिटेल में देखना है। ओके, सो ओविडक्ट सबसे पहले कितने नजर आ रहे हैं बच्चों डायग्राम में, दो है, यानी कि इट कैन बी कॉल्ड एज अ पेयर, ये एक पेयर में है या फिर दो है इनका नंबर। ये मस्कुलर डक्ट्स होते हैं यानी ये मसल से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है टू द पेरिटोनियल कैविटी, ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इसके हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो, आड़े में है। एंड और क्या है, ये दोनों भी क्लोज होते हैं ओवरीज के, ओवरीज के क्लोज है तभी तो ये ओवरी में बना हुआ मटेरियल को कैरी कर पाएंगे। ओके, देन ये ओपन कहाँ पे हो रहे हैं, देखो ये ओपन हो रहे हैं यहाँ पे इन द यूटेरस, ये दोनों भी ओपन होते हैं यूटेरस। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनके इंटरनली सिलियल इपिथेलियम होता है। सिलियल इपिथेलियम यानी जैसे हेयर्स होते हैं ना, यस, उस तरह से सिलिया प्रेजेंट होता है और ऐसा इपिथेलियम, मतलब ये काफ़ी ऐसे ठीक एक दूसरे के पास पास वाले ऐसे जैसे बाल होते हैं उस तरह से सिलिएटेड इपिथेलियम होता है इनके इंटरनली, ठीक है। अभी यहाँ पे इंटरनली सिलिएटेड इपिथेलियम होने का रीज़न एक होता है कि यहाँ से एग जो है ये फ्लो हो रहे हैं, सो उनका एक डायरेक्शन मेंटेन करना ज़रूरी होता है, सो दैट्स वाई सिलिएटेड इपिथेलियम होता है इसके अंदर। अभी ये जो फैलोपियन ट्यूब है या फिर जो ओविडक्ट है इसे 3 पार्ट्स में या फिर 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, जो कि है इन्फंडिबुलम, देन एम्प्यूला एंड इस्थमस या फिर कॉर्न्युआ, ठीक है। अभी इनको डिटेल में देखते हैं हम लोग। पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो और अच्छे से इसको याद रखो कि फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मानो कि जो 2 हाथ है वो होते हैं फैलोपियन ट्यूब और ये नंबर में 2 होते हैं, ठीक है।
एक एक पार्ट देखते हैं अभी, ठीक है। अगर इस फेलोपियन ट्यूब को हमने रीजन वाइज डिवाइड किया, ठीक है। इधर वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आपको फिंगर या फिर एग्जैक्ट हाथ की जैसा दिखता है, इसे इनफंडिबुलम कहा जाता है। उसके बाद का जो बीच का पोर्शन, इसे एम्प्यूला कहा जाता है। एंड इस्थमस यानी जहाँ पे यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब एक दूसरे के साथ अटैच होती है, इसे इस्थमस कहा जाता है। ओके, फर्स्ट वाला जो पार्ट है इनफंडिबुलम का, इसे देखते हैं। ये प्रॉक्सिमल फनेल की तरह दिखाई देता है, या फिर फनल यानी जिसमें से हम फिल्ट्रेशन वगैरह करने के लिए यूज करते हैं ना, यस, इस तरह से फनल की तरह दिखाई देता है। इन द सेंस कि इसका जो इनिशियल वाला शुरुआत वाला जो पार्ट है थोड़ा सा एक्सपांडेड है और उसके पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा नैरो है। दैट्स वाई इसे कहा गया है कि ये फनल की तरह दिखाई देता है। ओके, एंड इसकी जो ओपनिंग होती है इसे ओस्टियम कहा जाता है। ओस्टियम यानी क्या, ये जो फिम्बरी या फिर जो फिंगर की तरह दिखाई दे रहे हैं ना पार्ट्स, इसमें एक ओपनिंग होती है, इसे ओस्टियम कहा जाता है। ओके, देन अभी इसके काफ़ी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्रिया कहा जाता है, ठीक है। ऑफ दिस एटलीस्ट वन इज लॉन्ग एंड कनेक्टेड टू द ओवरी, और इन फिंगर्स में से कम एक तो भी सबसे लंबा होता है और जो ओवरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। देन द सिलिया, ओके, सिलिया होते हैं इसके अंदर। सिलिया क्यों होते हैं, वापस से वही जो सिलिएटेड एपिथेलियम थे फेलोपियन ट्यूब में, इसका एक ही काम होता है कि मूवमेंट को एक तो डायरेक्शन देना और सेकंड की मूवमेंट को कंटिन्यूअसली रखना। ओके, अगेन इसका भी वही काम होता है जो सिलिया होता है। सिलिया का काम यही है, इट हेल्प इन ड्राइविंग द ओव्यूलेटेड एग टू द ओस्टियम, ओस्टियम तक लेकर आने के लिए हेल्प किया जाता है बाय दिस सिलिएटेड लेयर। ओके, ये था अबाउट इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम यानी यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे हाथ के जैसे फिंगर्स वगैरह लगाए दिखाई दे रहे हैं। इस वाले पार्ट को इनफंडिबुलम कहा जाता है। फिंगर्स का जो एंड होता है इसे ओस्टियम कहा जाता है और जो फिंगर है इन्हें फिम्ब्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि है एम्प्यूला। एम्प्यूला यानी क्या है, देखो यहाँ इनफंडिबुलम के बाद से स्टार्ट हो रहा है इस्थमस तक, तो बीच वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है एम्प्यूला। अभी एम्प्यूला एक मिडल वाला पोर्शन है, ये लंबा होता है, स्ट्रेट होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे मिलन होने वाला है एग सेल का और स्पर्म सेल का। कहाँ पे होता है, एम्प्यूलम में। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। नॉर्मली एम्प्यूला यानी जो मिडल वाला पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का, वहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। ओके, द ओवम टेक प्लेस इन दिस रीजन, और यहाँ पे फिर ओवम आ जाता है एंड फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट वाला एंड एंड का पार्ट है इस्थमस। इस्थमस यानी जहाँ पे यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब कंबाइन हो रही है, एक दूसरे के साथ अटैच हो रही है, इसी को कहा जाता है इस्थमस। इसको अनदर वर्ड है कोरोनुआ, कोरनुआ। ओके, कोरनुआ। ये एक डिस्टिल नैरो पार्ट होता है जहाँ पे सिंपल यूटेरस की ओपनिंग होती है, यानी यहाँ से वो यूटेरस में उसके अंदर जो भी ओवम वगैरह है वो यहाँ पे सेंड कर सकता है, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये, इस्थमस, या फिर इसी को कोरनुआ कहा जाता है। ओके, अभी हमें मेन पार्ट देखना है यूटेरस। यूटेरस यानी कि वॉर्म यानी गर्भाशय, जहाँ पे कोई फीटस ग्रो होने वाला है। ओके, इस डायग्राम को देखिए आप, यहाँ पे जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, इट इज यूटेरस, या फिर इसी को गर्भाशय कहा जाता है। ओके, सम फैक्ट्स अबाउट यूटेरस। यूटेरस क्या होता है, सबसे पहले यूटेरस को वॉम्ब कहा जाता है, वूम्ब। ओके, इसका शेप कैसा होता है, सबसे पहले ये हॉलो है, जैसे कि कोई थैली होती है उस तरह से ये हॉलो है, यानी इंटरनली ये एम्प्टी होता है, इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। देन मस्कुलर है, यानी अगेन ये भी मसल से बना हुआ होता है, इसका शेप पियर की तरह होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके एग्जैक्टली बिहाइंड प्रेजेंट होता है, उसके एग्जैक्टली अबोव एंड बिहाइंड होता है, उसके ऊपर और पिछले साइड में प्रेजेंट होता है वोम, यानी कि इसके फ्रंट में यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होगा और उसके पीछे और थोड़ा सा ऊपर होता है ये यूटेरस वाला पार्ट, ठीक है। एंड अगर इसके डायमेंशंस देखें, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड इसकी ब्रिड्थ जो होती है ये होती है 5 सेंटीमीटर, और इसकी अगर थिकनेस देखी जाए तो इसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर।
नाउ अगेन यहाँ पे यूटेरस के भी 3 डिविजन्स किए गए हैं। सो वो डिवीजन है, फर्स्ट वाला है फंडस, यानी ये ऊपर का पोर्शन, इसे कहा जाता है फंडस। देन सेकेंड वन इज बॉडी, यानी ये जो मेन पार्ट है इसे बॉडी कहा जाता है। एंड एट द एंड इज सर्विक्स, ये नीचे वाला पार्ट। सो क्या है, सो फंडस यानी ये ऊपर वाला पार्ट होता है और इस वाले पार्ट में होता है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, पहले बनता है जायगोट, फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, यानी कि उसके अंदर ऑर्गन वगैरह डेवलप होते हैं। सो उस टाइम पे इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना होता है, यानी उसे हम हवा में तो सस्पेंडेड नहीं रख सकते, उसे कहीं ना कहीं जोड़े रखना होता है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन यानी प्लासेंटा के थ्रू उस फीटस को या फिर उस एम्ब्रियो को मदर के वूम के साथ कनेक्ट किया जाता है और उसका लोकेशन होता है फंडस। फंडस यानी कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना गोल सा, इसे फंडस कहा जाता है। और इस फंडस में इम्प्लांटेड होता है एम्ब्रियो इन द वूम ऑफ द मदर। देन बॉडी यानी जो बीच वाला पार्ट है, सिंपल, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है सिंपली इसे बॉडी कहा जाता है। अभी इसके अंदर इम्प्लांटेड जो एम्ब्रियो है इसका फर्दर ग्रोथ होना या फिर उसको न्यूट्रिशन मिलना, ये सब यहाँ पे होने वाला है। अदरवाइज अगर प्रेगनेंसी नहीं है देन सिंपली जो बॉडी वाला पोर्शन है यहाँ से एग सेल रिलीज होता है एंड ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला पोर्शन है सर्विक्स। सो सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स जो नीचे वाला पार्ट है, जो एक नैरो ओपनिंग दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है सर्विक्स। एंड सर्विक्स जो होता है ये सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, और ये एक्सटेंड होता है वजाइना में। अगर इंटरनल जा रहा है, ओके, ये जो सर्विक्स वाला पोर्शन है ये बॉडी एंड वजाइना दोनों के मीन्स इंटरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, अगर सर्विक्स से ऊपर की तरफ जा रहे हैं देन ये जाता है इन द यूटेरस के बॉडी में, और अगर सर्विक्स से नीचे की तरफ जा रहे हैं फिर ये जाता है वजाइनल कैविटी में। ओके, सो सर्विक्स क्या है, सिंपली सर्विक्स का इतना सा ही पोर्शन है, जस्ट 2.5 सेंटीमीटर होता है लेंथ के अंदर, और इसका काम क्या है, यह बस एक ओपनिंग प्रोवाइड करता है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है मीन्स यूटेरस की बॉडी की तरफ जा रहा है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये वजाइना की तरफ जा रहा है। दोनों भी कंडीशन में मतलब डायरेक्शन कब डिपेंड करती है कि प्रोसेस पे। अगर प्रेगनेंसी हो रही है या फिर वहाँ पे कॉपुलेशन होता है देन सर्विक्स के थ्रू स्पर्म ऊपर की तरफ जाने वाले हैं यूटेरस के अंदर। ठीक है, और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की जाए देन उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने वाली है वो सर्विक्स के थ्रू फिर वजाइना में आने वाली है। ठीक है, सो ये काम है सर्विक्स का, और ये है पार्ट्स ऑफ द यूटेरस या फिर वूम। ओके, देन नेक्स्ट वन कि अभी वो जो यूटेरस हमने देखा है इसके लेयर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सो लेयर्स ऑफ यूटेरस, सो यूटेरस के लेयर को कहा जाता है मेट्रियम। ओके, द वर्ड मेट्रियम, ओके, जो मेट्रियम वर्ड होता है ओनली मेट्रियम। मेट्रियम का क्या मीनिंग होता है, लेयर्स ऑफ द यूटेरस। सो यूटेरस के लेयर जो आउटर मोस्ट होते हैं इसको हम पेरी लगा देंगे, दैट इज पेरीमेट्रियम, मीन्स यूटेरस का सबसे आउटर वाला पोर्शन। देन मायोमेट्रियम, अगेन मायोमेट्रियम का मीनिंग होता है जो मिडल वाला है, जो मसल से बना हुआ है। सो मायोमेट्रियम जो होता है ये स्मूथ मसल से बना होता है एंड विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल कॉजेस लेबर ड्यूरिंग द पार्चुलेशन। ठीक है, अभी देखो ये है एक यूटेरस, यहाँ पे एक ये जो बाहर वाला लेयर है ये है पेरीमेट्रियम, इसके इंटरनल जो आपको लाइट पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये है मायोमेट्रियम, और उसके अंदर थोड़ा सा एक लाइट शेड है और येलो का, सो दैट इज एंडोमेट्रियम। सो जो मायोमेट्रियम होता है मिडल वाला, सो ये काफ़ी थिक लेयर होता है और ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। क्या होता है और कब इसका यूज़ होता है, ओके, सो ये वाला जो मसल है मायोमेट्रियम ये एक्टिवेट होता है या फिर ये ज़्यादा काम करता है ड्यूरिंग पार्चुलेशन या फिर चाइल्ड बर्थ, जब किसी मदर के या फिर प्रेग्नेंट लेडी के वूम से यूटेरस से बाहर की तरफ किसी बेबी को ढकलना होता है, इसी को कहा जाता है पार्चुलेशन या फिर चाइल्ड बर्थ। सो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या होता है, इस यूटेरस के अंदर जो बेबी है इसे बाहर की तरफ निकालना है। सो दैट्स वाई जो सबसे मेन या फिर सबसे मोटा वाला जो मसल है ये काम करेगा। ठीक है, सो मोटा वाला मसल है मायोमेट्रियम, काफ़ी हेवी होता है, स्मूथ मसल से बना है, थोड़ा सा इलास्टिक भी होता है, स्ट्रेच कर सकता है। फिर ये मसल्स के बीच में काफ़ी ज़ोरों शोरों से थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, और फिर ये क्या करते हैं विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ऊपर, अगर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया दिन हाथ में जो भी होगा वो नीचे जाएगा ना। सो सेम वैसे होता है, वूम के अंदर बेबी है और बेबी को बाहर की तरफ निकालना है, दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विगरसली, यानी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और
लेबर पेन इंड्यूस होता है एंड देन मदर के वूम्ब में से बेबी बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो ये है फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। देन जो इनर मोस्ट होता है इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। जो इनर मोस्ट लेयर है इट इज एंडोमेट्रियम। अभी एंडोमेट्रियम जो होता है ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन से बनी होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑल्सो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। इसकी एंडोमेट्रियम में कुछ स्पेशलिटी होती है, वो है इसकी थिकनेस यानी इसकी मोटाई। ठीक है, अभी एंडोमेट्रियम की थिकनेस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, ही कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है? बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में हर 28 डेज को, फिर इस 28 डेज में ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग कैसे होता है? जो अनफर्टिलाइज्ड एग रह गया था वो ब्रेक हो जाता है और वो इस एंडोमेट्रियम के मटेरियल के साथ या फिर एंडोमेट्रियम के टिश्यूज के साथ बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू द वजाइना। एंड इस कारण क्या होता है, एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है ये हर महीने में कम कम होता है। फिर जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश हो जाती है ये वापस से अपने आप को रिपेयर करके अपने ओरिजिनल थिकनेस पे, अपने ओरिजिनल मोटाई पे आ जाता है। ओके, एंड इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वाला मेट्रियम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई के साथ होता है, तो ये होता है एंडोमेट्रियम। एंड इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई या फिर ब्लड वेसल्स होता है एंड ऑल्सो यूटेराइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर प्रेगनेंसी होती है या फिर अगर कोई मदर या फिर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है देन उस टाइम पे जो फीटस होता है वूम्ब में जो डेवलप हो रहा है या फिर अंडर डेवलपमेंट है, उसे जो भी नरिशमेंट चाहिए होती है वो नरिशमेंट इस एंडोमेट्रियम के थ्रू ही उस फीटस को मिलती है। इसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, सो ये था अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूटेरस या फिर यूटेरस के जो लेयर्स है इनके बारे में। काफ़ी इजी वाला पार्ट है, बस एक एक बार पढ़ना है आपको और बस याद कर लेना है। इसमें कोई भी ज़्यादा डिटेल वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, देन एक आपको डू यू नो में एक बताया गया है आपके बुक में, दैट इज़ यूटेरस कैंसर या फिर यूटेरस का कैंसर। ओके, सो ये इस वाले ईरा में नियर अबाउट अभी पिछले कुछ 30 सालों में, 30-40 सालों में यूटेरस का कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसका रीज़न काफ़ी डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीज़न ये है कि हमारा जो खाना पीना है काफ़ी हाइब्रिड हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है। ऑलमोस्ट हम प्लास्टिक वगैरह जैसे अनसेफ चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। ये सब कहीं ना कहीं एट द एंड जाके रुकता है टुवर्ड्स द कैंसर, और फीमेल्स में यूटेरस का कैंसर डे बाय डे ज़्यादा बढ़ रहा है। सो यूटेरस का कैंसर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूटेरस का कैंसर यानी कि फीमेल के यूटेरस के पार्ट में कुछ सिस्ट या फिर कुछ गांठें, कुछ सेल डिवीजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं कहीं पे सिस्ट फॉर्म होते हैं। सिस्ट का मीनिंग होता है गांठें, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कहीं पे बॉडी में गांठें बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि कहीं एक जगह पे सेल का काफ़ी ज़्यादा डिवीजन हो गया है और एक सेल का ग्रुप वहाँ पे आके रुक गया है, इसे सिस्ट कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पे वही होता है कि जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की वहाँ पे कुछ सेल एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं और ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। इसका सिम्टम में ये होता है कि जब भी पीरियड्स, अभी पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि हर महीने में हर फीमेल को आती है, सो ये नॉर्मली 3 या 4 दिन तक ब्लीडिंग होता है या फिर हाईली 5 डेज तक। बट अगर किसी फीमेल में इरेगुलर या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग में कोई भी इरेगुलरिटी दिखाई दे रही है देन ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है। सेकेंड वन ये है कि मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज का मतलब होता है कि फीमेल नियर अबाउट 45 से 55 ईयर्स ऑफ एज के बाद उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है, यानी उसके बाद उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती ही नहीं है, ब्लीडिंग नहीं होती। बट अगर अगर यूटेरस में कैंसर प्रेजेंट है देन हो सकता है कि उम्र के 55 ईयर्स के बाद भी किसी फीमेल को ब्लीडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि वहाँ पे यूटेरस में कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है कि वो कैंसर भी हो। देन कुछ डिस्चार्ज निकलता है फ्रॉम द वजाइना जो कि होता है यूटेराइन डिस्चार्ज। सो ये डिस्चार्ज काफ़ी अनकॉमन हो सकता है, यानी काफ़ी बार हो सकता है कि ये वाटरी डिस्चार्ज हो या फिर उसमें थोड़ा बहुत ब्लड भी आए या फिर पेल्विक वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा पेन हो। सो ये सब सिम्टम हो सकते हैं यूटेराइन कैंसर के। इसके डिटेक्शन के लिए एक ये है कि एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है, एक है बायोप्सी और एक है अल्ट्रासाउंड। इन सब में आइदर यूटेरस का पार्ट या फिर यूटेरस का कोई सिक्रीशन लेके टेस्ट किया जा सकता है या फिर फिजिकली अल्ट्रासाउंड से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी है या फिर कैंसर है क्या। ट्रीटमेंट के लिए वही है, एनी कैंसर, अगर कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट है देन इसके लिए आइदर कीमोथेरेपी के साथ जाओ, इसका मतलब है गोली दवाई खाओ,
या फिर रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन स्लो। एंड द थर्ड वन इज अगर कोई ऑर्गन रिमूव करके भी इंसान जिंदा रह सकता है और उस वाले ऑर्गन का कैंसर हुआ देन सिंपली उस वाले ऑर्गन को कट कर दिया जाता है। ओके, सो इन केस ऑफ यूटेरस, अगर यूटेरस को कट कर दिया देन दैट इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी, HYS। ओके, हिस्टेरेक्टोमी। टॉमी का मीनिंग होता है कट करके निकाल देना एंड हिस्टेरिक का मीनिंग है यहाँ पे यूटेरस। सो इसके ऊपर भी मे बी आ सकता है आपको क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज हिस्टेरेक्टोमी। सो सिंपली इट मीन्स दैट रिमूवल ऑफ यूटेरस। यहाँ पे कंपल्शन नहीं होता कि अगर कैंसर है तभी यूटेरस को निकालो, अगर कोई अदर कंडीशन है जहाँ पे यूटेरस को निकालना एसेंशियल है देन वहाँ पे भी ये किया जा सकता है। सो हिस्टेरेक्टोमी का सिंपल मीनिंग है रिमूवल ऑफ यूटेरस फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट वजाइना। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इट इज द वजाइना। ओके, वजाइना मीन्स जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहाँ से एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन सीमन एंटर होने वाला है, इसे वजाइना कहा जाता है। इसके भी काफ़ी डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ओके, सो वजाइना में जितने भी पार्ट्स होते हैं इन सभी को कॉमनली वल्वा कहा जाता है, दैट इज VULVA। सो इसका मीनिंग होता है कि वजाइना का जितना भी लेयर्स है, जितने भी पार्ट्स हैं, इन सभी को कंबाइनली कहा जाता है वल्वा। सो वन बाय वन देखते हैं। सो वजाइना क्या है? ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एंड ये फीमेल में कोपुलेटरी ऑर्गन है। जैसे कि मेल में पेनिस था उस तरह से फीमेल में कोपुलेटरी ऑर्गन होता है वजाइना एंड इसकी लेंथ होती है 7 to 9 सेंटीमीटर्स ओनली। ये कहाँ पे होता है? सो ये सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल के बीच में पाया जाता है एंड वजाइना के वॉल्स होते हैं डिफरेंट एंड जो इनर म्यूकोसल लाइनिंग है, देन मिडल मस्कुलर लेयर है एंड एक आउटर एडवेंटेशियस लेयर है। इन सभी को डिफरेंट नेम्स के साथ कहा जाता है। ओके, सो जो म्यूकोजल इपिथेलियल है, इपिथेलियम है, ये स्ट्रैटिफाइड एंड नॉन केराटिनाइज्ड सेल से बनी होती है जो कि ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है। देर आर नो ग्लैंड्स। एक इम्पॉर्टेंट थिंग है अबाउट द वल्वा या फिर वजाइना में कि वजाइना में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, बट स्टिल देयर इज सम म्यूकोजल सिक्रीशन इन द वजाइना। ओके, और इसका जो ओपनिंग होता है वजाइना का, ये हाइमेन से कवर्ड होता है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा या फिर कंप्लीट जो वजाइनल के लेयर्स होते हैं इन्हें कंबाइनली वल्वा कहा जाता है। एंड ये है वजाइनल ओपनिंग जो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक म्यूकोजल थिन लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हाइमेन कहा जाता है और ये काफ़ी डेलिकेट वाला लेयर होता है जो एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन ब्रेक हो जाता है। एंड जो वजाइना होता है इसके दो फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन कि जो हर मंथ में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होने वाला है इसे बॉडी से बाहर निकालना, एंड सेकेंड वन एक है कि पार्चुलेशन या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी को बॉडी से एग्जिट करने का ये रास्ता होता है वजाइना। एंड वन मोर function of the vagina is at the time of copulation it act as a copulatory organ in the female. Then the next part external genitalia. So genitalia in case of female again वही है vulva, यानी कि हमने जो देखा है अभी लास्ट वाले डायग्राम में vagina that is the external genitalia for the females and अभी external genitalia of the female इट इज़ वजाइना। बट वजाइना में जितने भी लेयर्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, इन्हें कलेक्टिवली वल्वा कहा जाता है। और वल्वा इस वर्ड का मीनिंग होता है रैपिंग या फिर कवरिंग, बाहर से कुछ लेयरिंग करना या फिर कवरिंग करना। ऑल्सो वल्वा को ही एक और वर्ड है दैट इज प्यूडेंडम, इट इज ऑल्सो अनदर वर्ड। ओके, नाउ अभी हमें वन बाय वन एक एक पार्ट देखना है ऑफ द वजाइना कि किसमें क्या काम हो रहा है। सो फर्स्ट वन इज वेस्टिब्यूल। सो वेस्टिब्यूल एक मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन होता है, इनक्लोज करता है यूरेथ्रा और वजाइनल ओपनिंग को। ओके, सो ये है वजाइनल ओपनिंग और यहीं पे कहीं पे एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। सो इन दोनों ओपनिंग्स को कवर करने का काम होता है बाय द वेस्टिब्यूल, दैट इज वल्वा वेस्टिब्यूल या फिर इसको सिंपली वेस्टिब्यूल भी कहा जा सकता है। वेस्टिब्यूल का मेन फंक्शन क्या है? इसके अंदर वजाइनल ओपनिंग एज वेल एज द जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ये दोनों भी इसके अंदर कवर्ड होता है। देन लेबिया माइनोरा देखना है। सो लेबिया माइनोरा यानी वेस्टिब्यूल के बाहर वाला ये जो पोर्शन है इट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। ओके, सो दिस पोर्शन इज लेबिया माइनोरा
नाउ ये एक अनदर अगेन यहाँ पे भी ये सब जितना भी पोर्शन देखना है ये सब हमें पेयर में देखना है, यानी कंबाइनली इसमें दो दो नंबर में प्रेजेंट होता है। ये भी एक थिन पोर्शन है या फिर थिन फोल्ड है जो कि लेबिया मेजोरा यानी जो बाहर वाला ये पोर्शन है इसके इंटरनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है सो ये है लेबिया मेजोरा और इस लेबिया मेजोरा के इंटरनल या फिर इनसाइड में प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा। ये क्या करता है, सो ये कवर करता है क्लाइटोरिस को। क्लाइटोरिस यानी यहाँ पे एक, अभी हमें आगे देखना है डिटेल इसके बारे में। सो सिंपल यहाँ पे क्लाइटोरिस एक ऑर्गन होता है जो कि होमोलोगस ऑर्गन है, जैसे कि मेल्स में पेनिस होता है उस तरह से ये फीमेल में प्रेजेंट होता है और इस क्लाइटोरिस को कवर करने का काम करता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, अभी क्लाइटोरिस क्या होता है, सो क्लाइटोरिस एक कोनिकल एंड काफ़ी सेंसिटिव प्रोजेक्शन होता है जो कि एंटीरियर में प्रेजेंट, एंटीरियर यानी ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है इन द लेबिया माइनोरा, यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। और इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं, सेम जैसे कि मेल में पेनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज़ थे वैसे यहाँ पे भी होते हैं, विच इज़ कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड इट्स होमोलॉग टू द पेनिस। सेम जैसे पेनिस है मेल में उस तरह से सेम क्लाइटोरिस है इन द फीमेल्स जो एंटीरियर यानी ऊपर की तरफ प्रेजेंट है इन द लेबिया माइनोरा। देन लेबिया मेजोरा यानी जो ऊपर वाला ये जो रेड कलर में पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, सो सिंपल इस पार्ट का क्या काम है, सो ये एक्ट करता है लाइक द स्क्रॉटम। जिस तरह से मेल में स्क्रॉटम था उस तरह से फीमेल में लेबिया मेजोरा एक्ट करता है। सो स्क्रॉटम में क्या था, जो मेन ऑर्गन थे हमारे टेस्टिस वगैरह इनको ये स्टोर कर रहा था। सो उसी तरह से यहाँ पे लेबिया माइनोरा जो है ये फीमेल के वल्वा को बाहरी या फिर बाहर की साइड से एक लेयर प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटेक्शन। सो ये एक होमोलोगस पार्ट है एज स्क्रॉटम। सो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द होमोलोगस पार्ट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे क्लाइटोरिस एंड लेबिया मेजोरा इनके होमोलोगस पार्ट्स आपको लिखने हैं। ओके, देन दिस सराउंड एंड प्रोटेक्ट द पार्ट्स, जो इंटरनल में जितने भी पार्ट्स हैं इन सभी को सराउंड करना और प्रोटेक्ट करना ये फंक्शन होता है इस लेबिया मेजोरा का। देन नेक्स्ट वाला एक पार्ट है जो कि है मॉन्स प्यूबिस, जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा। सो जनरली मॉन्स प्यूबिस मीन्स वजाइना या फिर वल्वा के ऊपर वाला एक पोर्शन होता है जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं। ओके, सो ये वाला जो फ्लैशी यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैश मास प्रेजेंट होता है। सो ये ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है इन्हें कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस। ओके, सो ये हैं सभी हमारे पोर्शंस ऑफ वल्वा या फिर वजाइना। सबसे पहले वजाइना में जितने भी पार्ट होते हैं इन सभी को कंबाइनली वल्वा कहा जाता है। एंड द लेयर्स आर वेस्टिब्यूल, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस। इसमें से इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है कि आपको होमोलोगस ऑर्गन्स को अच्छे से याद रखना है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स या फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या फिर द बार्थोलिन ग्लैंड। अभी ये है इन द फीमेल। ओके, ये सब फीमेल में ही देख रहे हैं। नाउ अगेन ये एक्सेसरी ग्लैंड या फिर वेस्टिबुलर या फिर बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट है पेयर में। ऑलमोस्ट जो पार्ट्स होते हैं इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो हियर यहाँ पे भी ये सब पेयर में प्रेजेंट है। सो ये वाली एक्सेसरी ग्लैंड भी पेयर में प्रेजेंट है। अभी अगेन ये भी एक होमोलोगस ग्लैंड है जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। सो उसी की तरह पे फीमेल में वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है या फिर बर्थोलिन ग्लैंड होती है। ये वेस्टिब्यूल में ओपन होती है और ये एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करती है। ओके, ये भी ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करती है। बल्बो यूरेथ्रल एंड काउपर ग्लैंड जो थे इन द मेल्स ये भी सेम एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड को रिलीज कर रहे थे। सो यहाँ पे उनका फंक्शन सेम है, दैट्स वाई ये होमोलोगस है। ओके, देन नेक्स्ट वाला एक्सेसरी में आता है दैट इज मैमरी ग्लैंड, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है ब्रेस्ट, जो कि होते हैं फीमेल्स में। सो ये क्या होता है, सो जनरली ये ग्लैंड्स एक मॉडिफाइड ग्लैंड्स है जो पहले कभी स्वेट ग्लैंड हुआ करते थे। स्वेट यानी पसीना। सो जो पसीना वाली जो ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी पे उस तरह से बस कुछ ग्लैंड आफ्टर मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई हो गए और इन्होंने एक ब्रेस्ट का रूप ले लिया। ठीक है, सो ये मैमरी ग्लैंड कहलाते हैं अभी और इनका फंक्शन होता है टू सिक्रेट मिल्क
और मिल्क का फंक्शन होता है कि जो भी बेबी नया बॉर्न हुआ है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ओके, सो बीइंग अ मदर, वहाँ पे मेमरी ग्लैंड होती है जो कि क्या करती है, बेबी को नरिशमेंट के लिए बेबी मिल्क का सिक्रीशन करती है। सो ये है मेमरी ग्लैंड। चलिए और इसके बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। सो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एक्सेसरी ऑर्गन है, ओके। एंड इसका मेन फंक्शन होता है मिल्क का रिलीज करना। अभी मिल्क का रिलीज कब होता है, सो इसके लिए स्पेसिफिक टाइम होता है विच इज आफ्टर पार्चुलेशन, यानी किसी बेबी को बर्थ देने के बाद ही मिल्क का रिलीज होता है, अदरवाइज मेमरी ग्लैंड से कोई भी मिल्क नहीं रिलीज होता। देन डेवलपमेंट एक्चुअली कहाँ से हुआ है इसका, मेमरी ग्लैंड का, ये हुआ है स्वेट ग्लैंड से। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होकर फिर मेमरी ग्लैंड में इसका कन्वर्जन हुआ है। देन इसका जो डेवलपमेंट होता है मेमरी ग्लैंड का, ये होता है अंडर द हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो जनरली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जब कोई फीमेल प्यूबर्टी में आती है, यानी एट द एज ऑफ 13 ऑन एन एवरेज, सो इस वाले एज में फिर इस हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है विच इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड फिर वहाँ पे फीमेल के बॉडी के ऊपर ब्रेस्ट का या फिर मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। देन एक हार्मोन है विच इज LTH या फिर प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोट्रोपिन हार्मोन। सो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है टू डेवलप द लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अभी लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल का क्या मीनिंग होता है, ब्रेस्ट में कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और फिर इसे ब्रेस्ट की ओपनिंग तक लेकर आते हैं, ठीक है। सो ये वाले जो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इस लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल के डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है वो होता है प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोट्रोपिन हार्मोन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन, जहाँ पे भी हार्मोन्स आते हैं वहाँ पे आपको उसे अंडरलाइन कर लो या फिर एनलिस्ट कर लो, इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है, स्पेशली इन द CET या फिर नीट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें इस पर 100% क्वेश्चन आता है। ओके, सो मेमरी ग्लैंड में क्या होता है, जो ग्लैंड्स है या फिर जो टिश्यूज़ है जो डेवलप होने के बाद फिर वहाँ पे मिल्क का सिक्रीशन करने वाले हैं। सो इनके डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन चाहिए वो हार्मोन्स होते हैं लैक्टोट्रोपिन, LTH इसी को कहा जाता है, या फिर प्रोलैक्टिन। देन नेक्स्ट वन, ये डायग्राम है आपके बुक में दिया हुआ अबाउट द सेक्शन व्यू ऑफ द मेमरी ग्लैंड, यानी एक्चुअली ये LS ही है। सो LS में इस तरह से मेमरी ग्लैंड दिखाई देता है। सो देखो ये इंटरनल यहाँ पे जो व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्चुअली रिब केज का है, ठीक है। ये है रिब केज का। जनरली 2nd से 6th नंबर की जो रिब होती है उतने वाले पोर्शन में एक मेमरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है। कहाँ पे, इन द पेक्टोरल रीजन या फिर एंटेरियर थोरैक्स पर। देन ये जो येलो वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सब होता है फैटी टिश्यू। अभी यहाँ पे जो मेन वाला फंक्शन करता है वो है इंटरनल, जहाँ पे आपको जो रेड कलर के कुछ स्ट्रॉबेरीज की तरह जो शेप दिखाई दे रहा है ये होते हैं ग्लैंड लोब्यूल्स। यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन होता है। देन यहाँ फ्रंट वाला होता है लैक्टिफेरस डक्ट, यानी जहाँ से बना हुआ मिल्क बाहर की तरफ इजेक्ट होता है। देन यहाँ पे अगेन टेम्पररीली स्टोर करने के लिए छोटे छोटे साइनस होते हैं जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क स्टोर होकर रहता है फॉर द बेबी, एंड इसे कहा जाता है लैक्टिफेरस साइनस। ओके, अभी यहाँ पे कुछ सस्पेंडरी लिगामेंट्स भी होते हैं। देन अगेन पीछे वाला जो रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये कुछ मसल का पोर्शन है जो हमारे रिब एंड ब्रेस्ट के बीच में होते हैं, इसे कहा जाता है पेक्टोरालिस मेजर मसल। एंड अगेन जो येलो वाला पोर्शन ये सिर्फ फैट का पोर्शन होता है इन द ब्रेस्ट, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो ये है एक सेक्शन व्यू ऑफ अ मेमरी ग्लैंड। अभी इसको डिटेल में देखते हैं। सो अबाउट द मेमरी ग्लैंड होते हैं एक पेयर में प्रेजेंट होता है या फिर 2 होते हैं, इन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में हम ब्रेस्ट कहते हैं। एंड इसका लोकेशन होता है एंटीरियर थोरैक्स। द लोकेशन ऑफ अ मेमरी ग्लैंड इज एंटीरियर थोरैक्स इन द पेक्टोरियल रीजन। रिब नंबर कहाँ से, 2 से लेके 6 नंबर की जो रिब होती है इतने पोर्शन में एक मेमरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। इसमें फैटी टिश्यूज होते हैं, देन कुछ न्यूमरस लैक्टिफेरस डक्ट भी प्रेजेंट होते हैं, एंड इसके अंदर कुछ मेमरी लोब्स होते हैं जो कि 15 से 20 होते हैं। मेमरी लोब्स यानी ये जो ग्लैंड लोब्यूल्स देखे थे ना हमने, इसी को मेमरी लोब्स भी कहा जाता है, जिसमें एक्चुअल फंक्शन होता है मिल्क के प्रोडक्शन का एंड सिक्रीशन का। एंड इन्हें कहा जाता है मेमरी लोब्स, जो कि ईच ब्रेस्ट में 15 से 20 तक होते हैं। देन
मिल्क को स्टोर करने के लिए वहाँ एल्वुलाई में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, और ये ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू अ न्यू वन, या फिर जो बर्थ जिस बेबी ने लिया है उसे नरिशमेंट देने के लिए मैमरी ग्लैंड वर्क करती है। देन नेक्स्ट वाला पोर्शन है हमारा अबाउट द एल्वुलाई। सो एल्वुलाई का क्या मीनिंग होता है, ये जो इनिशियल वाला पोर्शन है जो ओपनिंग होता है ब्रेस्ट का, इसे एल्वुलाई कहा जाता है। और इस एल्वुलाई में जितने भी हमारे लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये अपनी ओपनिंग देते हैं, और दैट्स वाई फिर यहाँ से मिल्क इजेक्ट आउट होता है, यानी कि बाहर निकलता है। देन और इसके बारे में क्या कहा गया है चलिए देखते हैं। सो एल्वुलाई ओपन इनटू द mammary tubule. The tubules of each lobe join and form mammary duct. ओके एक एक जो ट्यूब्यूल्स है, सो ट्यूब्यूल्स मिलके बनाते हैं मैमरी डक्ट। ये वाला चैप्टर आपका काफ़ी हैवी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, सो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। सो एल्वुलाई ओपन्स इनटू एक मैमरी ट्यूब्यूल होता है, फिर अगर काफ़ी ज़्यादा ट्यूब्यूल्स अगर ज्वाइन हो जाते हैं देन फिर ये मिलके बनाते हैं मैमरी डक्ट। एंड काफ़ी मैमरी डक्ट अगर एक साथ आ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, देन फिर ये मैमरी एम्प्यूला बनाते हैं। मैमरी एम्प्यूला, AMPULLA, okay, and it is connected to the lactiferous duct, and this coverage towards the nipple located near the tip of the breast, and it is surrounded by a dark brown color and circular area of the skin which is known as areola। ठीक है, सो फर्स्ट डक्ट्स जो होते हैं, काफ़ी डक्ट एक साथ, अभी देखो यहाँ पे ये सब डक्ट्स हैं, ओके, ये सब डक्ट एक साथ आते हैं, मैमरी डक्ट बनाते हैं, और फिर मैमरी एम्पुला यहाँ पे बनने वाला है। अभी यहाँ पे जो इनिशियल ये जो टॉप वाला पोर्शन होता है मैमरी ग्लैंड का, यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है जहाँ से सब मैमरी डक्ट इजेक्ट आउट करते हैं बनाया हुआ मिल्क विच इज़ नोन एज निपल। एंड इसके पीछे एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो डार्क होता है स्किन शेड में, इसे कहा जाता है एरियोला। सिंपल, बस इतना ही है अबाउट द मैमरी ग्लैंड। ओके, सो चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अगेन आता है ब्रेस्ट कैंसर। सो जैसे हमने देखा कि यूटेरस में अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है या फिर वहाँ पे अनयूजुअल सेल्स का ग्रो हो रहा है, देन वहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन से अलग है, सो वहाँ पे चांसेस थे कि यूटेरस का कैंसर हो। सेम होता है ब्रेस्ट कैंसर में भी, और इसके भी जो पॉपुलेशन है काफ़ी बढ़ गई है इन सम ईयर्स। इसका भी रीज़न वही है जो हम अनफिट या फिर अनहेल्दी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं डे बाय डे, इन सब कहीं ना कहीं जाके रिजल्ट करते हैं इनटू द कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर यानी क्या होता है, फर्स्ट इसका सिम्टम यही होता है कि लम्स या फिर सिस्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट में या फिर अंडर आर्म में। अभी ब्रेस्ट एंड अंडर आर्म्स का कुछ कनेक्शन होता है, दोनों का लोकेशन काफ़ी पास होता है, सो दैट्स वाई अगर अंडर आर्म में भी कोई सिस्ट या फिर कोई लंप है, अगर लंप का भी मीनिंग वही होता है जो कुछ गीठा या फिर गाठी जो होती है, एक्स्ट्रा सेल डिवीजन होने के बाद जो रिजल्ट होता है दैट इज़ द सिस्ट या फिर लंप। सो आइदर अगर वो अंडर आर्म में है या फिर अगर वो ब्रेस्ट में है, सो वो वहाँ पे चांस है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। देन या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो लंप है या फिर जो सिस्ट है इसमें कोई भी पेन नहीं है, वो पेनलेस है, बट स्टिल अगर वहाँ पे कोई लंप या फिर सिस्ट है, सो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि ये इन फ्यूचर कहीं ना कहीं कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। देन अगर कोई किसी स्पेसिफिक पार्ट का या फिर पूरे ब्रेस्ट का अगर स्वेलिंग हो रहा है, अगर वहाँ पे स्किन में इरिटेशन यानी खुजली आ रही है, स्पेशली अगर ब्रेस्ट या फिर निपल का जो कुछ पार्ट है वहाँ पे कुछ पेन हो रहा है, या फिर निपल में रिट्रैक्शन हो रहा है यानी उसका नॉर्मल शेप से हट करके कुछ निपल का शेप चेंज हो गया है, रेडनेस हो रहा है, स्केलीनेस यानी कि वहाँ पे कुछ ड्राइनेस लग रहा है, या फिर निपल की स्किन या फिर ब्रेस्ट की स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड या फिर काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है, प्लस अगर हो सकता है कि ब्रेस्ट में से कुछ डिस्चार्ज निकले, ठीक है, अदर देन मिल्क वहाँ से कुछ डिस्चार्ज निकल सकता है। फॉर एग्जांपल वहाँ से पज निकल रहा है या फिर कुछ स्टिकी सब्सटेंस बाहर निकल रहा है। सो ये सब सिम्टम है अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। अगेन इसके ट्रीटमेंट के लिए
रेडिएशन है या फिर मैमोप्लास्टी है, यानी अगेन जो मैमरी ग्लैंड इसको कट करके वहाँ पे आर्टिफिशियली कुछ लगाते हैं, या फिर कीमोथेरेपी भी ली जा सकती है। इन केस ऑफ डिटेक्शन, यानी अगर कुछ सिम्टम इसमें से नज़र आ रहा है और पेशेंट को या फिर डॉक्टर ने पेशेंट को डिटेक्शन के लिए कुछ टेस्ट बताए, तो वो टेस्ट कौन से होते हैं? सो फर्स्ट इज मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे की तरह टेक्निक होती है जिसमें ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है फॉर द लम्प्स एंड टू डिटेक्ट द कैंसर। देन नेक्स्ट एक है इसमें अल्ट्रासाउंड करना या फिर MRI, बायोप्सी एंड ब्लड टेस्ट, ये सब टेस्ट किए जा सकते हैं टू डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर। देन एक और वर्ड है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है मे बी, दैट इज द वीनिंग। एंड वीनिंग का मतलब होता है इनिशियली जैसे कोई बेबी ने अगर बर्थ लिया है देन उसको अप टू सम टाइम मदर मिल्क ही दिया जाता है या फिर उसे ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है फॉर द बेस्ट नरिशमेंट। एंड कुछ टाइम के बाद उन बेबीज़ को ब्रेस्ट मिल्क से हटकर कुछ जो डेली वाला खाना होता है ये खिलाया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज वीनिंग। मीन्स मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय द सॉलिड फूड, इट इज़ नोन एज द वीनिंग। सो वीनिंग में सिंपल है कि किसी बेबी का जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला बेबी है उसे ब्रेस्ट फीडिंग से हटा करके नॉर्मल फूड के ऊपर लेके आना, दैट प्रोसेस इज नोन एज वीनिंग। देन द नेक्स्ट point is the puberty or the sexual maturity in the males। अभी मेल एंड फीमेल में प्यूबर्टी या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है डिफरेंट होती है। सो नॉर्मली मेल में इसका एज होता है 12 से 15 साल का, एंड इसमें जो हार्मोन एक्टिवली इन्वॉल्व होता है या फिर जो हार्मोन इसमें एक्टिवली चेंजेस करा के लाता है इसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस के अंदर ही जो मेल होता है इनमें प्यूबर्टी आती है। और प्यूबर्टी एक बार स्टार्ट हो गई देन जब तक वो जिंदा है तब तक वो प्यूबर्टी या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी उस मेल में रहती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसका अपोजिट होता है इन द फीमेल्स। अगर फीमेल में मैच्योरिटी आ भी जाती है यानी उनमें मेंसेस स्टार्ट भी हो जाती है, देन एट द टाइम या फिर एक स्पेसिफिक एज के बाद उनकी रिप्रोडक्शन वाली एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। बट इन केस ऑफ मेल ऐसा नहीं होता, थ्रू आउट द लाइफ दे कैन रिप्रोड्यूस। देन इन केस ऑफ फीमेल्स, अभी देखो फीमेल्स में मैच्योरिटी या फिर प्यूबर्टी आना यानी सिंपल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसे स्टार्ट होना, और इसको मेनार्ची कहा जाता है। और ये जनरली 10 से 14 साल की एज तक मेनार्ची या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूसली। अगर मेनोपॉज हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई थी अब वो स्टॉप हो गई है, इसे मेनोपॉज कहा जाता है। और ये जनरली 45 से 50 साल या फिर 55 साल की एज तक हो जाता है। और अगर मेनोपॉज हो गया देन इसके बाद कोई भी फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, यानी उनका रिप्रोडक्शन की एबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फीमेल्स में जो मेनार्चे है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसे कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है ये होता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, ये सब हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं। देन हमें अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर से देखना है अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, पूरे वीडियोस को देखते रहिए। और वीडियोस को अगर आपको कुछ कमेंट करना है अबाउट योर सिलेबस की कुछ रहेगा है पॉइंट या फिर कुछ पॉइंट और लेना चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन।